दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हां, इसी बीच किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। जी हां, किसान शनिवार 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। इससे पहले किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर 30 जनवरी को दिन भर का उपवास रखा था। किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी निकाली थी। हालांकि ट्रैक्टर रैली में काफी बवाल हुआ, लेकिन अब किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। दोस्तों फरवरी महीने के लिए घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जी हां, भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस महीने के लिए गैस की कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है। गैस अभी भी पहले जैसे ही रेट में उपलब्ध रहेगी। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने शहर का रेट भी चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में गैस किस रेट में बिक रहा है। आपको बता दूं कि पहले से ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरतों की सामान की भाव बढ़ने से आम आदमी को कई तरीके की परेशानियों सामना करना पड़ रहा है। जी हां, कोरोना की वजह से पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में पिछले महीने में 2 बार बढ़ोतरी की गई थी। जी हां, 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बार गैस सिलेंडरों की कीमतों को बढ़ाया गया था। घरेलू गैस के अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी पिछले महीने बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर आप रसोई गैस सिलेंडर की कीमत चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में गैस किस रेट में बिक रहा है। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया है। जी हां, मोदी सरकार के इस बजट पर विभिन्न दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायकों ने इस आम बजट को सिर्फ छलावा बताया है। बिहार के पूर्णिया में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमोड़ के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि यह बजट सिर्फ आई वॉश है। इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है जिससे देश का भला हो सके। 22 के विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन ने कहा है कि आम बजट सिर्फ छलावा है। किसानों और गरीबों के हित के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई गई है जिससे उन्हें लाभ मिल सके। जी हां, पूर्णिया के ही कोचाधामन और बहादुरगंज के विधायक ने भी इस आम बजट को आई वॉश और उद्योगपतियों के लिए बनाया गया बजट बताया है। जी हां, विधायकों ने कहा है कि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई भी ऐसी खास योजना नहीं बनाई गई है जिससे उन्हें फायदा मिल सके। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन चल रहा है। जो इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद के साथ एमएलसी की सीट देने की मांग दोहराई है। जो सोमवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि कोरोना से ग्रसित होने पर मुख्यमंत्री ने मेरा काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा था और काफी सक्रियता से हालात पर नजर बनाए हुए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि कोरोना को मात देने के बाद जब वे आज बाहर निकले तो वे सबसे पहले सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किया। जी हां, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि मंत्रिमंडल में मंत्री का एक और पद के साथ एमएलसी की सीट की मांग उनकी पुरानी है, लेकिन आज किसी भी राजनीतिक मसले पर उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। दोस्तों अब अगर बैंक डूब जाते हैं तो फिर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधित का प्रस्ताव किया है। जी हां, इससे संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा। सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम डीआईसीजीसी कानून में संशोधित का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को 5 गुना कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सीमेंट की कीलें सड़क पर उल्टा करके जमा दी है। वहीं बैरिकेड के साथ ही जगह जगह रास्ते पर बार बनाए गए हैं। ऐसे में बॉर्डर पार करके कोई भी गाड़ी दिल्ली की सीमा पर प्रवेश नहीं कर सकती है। जी हां, ऐसा करने पर नुकीली कीलें गाड़ी के टायर में फंस जाएगी।
जी हाँ, दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों की हिंसा के बाद पुलिस ने बॉर्डर पर मोर्चाबंदी कर दी है ताकि दोबारा हिंसा जैसा मामला ना हो सके। जी हाँ, पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर खास इंतजाम किए हैं। यहां रविवार की रात पहले जेसीबी से पूरी तरीके से खुदाई करवाई गई, फिर बड़ी वाली कीलें उल्टा करके बिछाई गई, साथ ही सरिया को काट करके नुकीले कील बनाकर सड़क पर बिछा दिया गया, उसे सीमेंट डालकर जाम कर दिया गया ताकि कोई भी आसानी से इसे हटा ना सके। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी हां, यहां 12 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। साथ ही नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जी हां, गाजीपुर से अक्षरधाम होते हुए प्रगति मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर पत्थर से बैरिकेडिंग कर दी गई। दोस्तों, अब छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी हो गई है। जी हां, सीबीएसई बोर्ड की ओर से क्लास 10-12 परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जी हां, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल आप देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की ओर से क्लास 10 और 12 की परीक्षा के लिए डेट शीट के लिए पहले ही घोषणा कर दी गई थी। जी हां, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लाइव आकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री के अनुसार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी। वहीं बताया गया है कि बोर्ड के रिजल्ट 15 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। जहां टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाना होगा। दोस्तों, बाजार में कमजोर मांग के चलते लगातार बढ़ रही सरिया की कीमतों में विराम लग गया है। बीते 10 दिनों में सरिया की कीमतों में 4000 रुपए प्रति टन की गिरावट आई है। जहां कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतें और भी गिर सकती है। जहां अभी रिटेल मार्केट में सरिया 53,000 रुपए प्रति टन और फिर फैक्ट्री में 49,000 रुपए प्रति टन पहुंच गया है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि पहली बार सरिया की कीमतें 50,000 पार हुई है और ये रिकॉर्ड है। आयरन और की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है। जी हां, सीमेंट की कीमतें भी लिचहर में 260 रुपए प्रति बैग पर बिक रही है। जी हां, भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि इस माह 1 फरवरी से रसोई गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, जो आपको पहले भी बताया। जी हां, आम बजट का असर अब मोबाइल चार्जर पर भी पड़ने वाला है। जी हां, अगर आप मोबाइल या फिर चार्जर खरीदने जाते हैं तो फिर आपको ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा। कारोबारियों का कहना है कि आम बजट में इनमें शुल्क बढ़ा दिया गया है। जी हां, इसके असर से ही 500 रुपए से लेकर मोबाइल की कीमतों के अनुसार इनमें बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने रामायण के चरित्रों की जन्मस्थली का भी जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। जी हां, उन्होंने लिखा है कि राम के भारत में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है, जबकि पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका में यह भारत के मुकाबले काफी कम है। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि राम के भारत में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए, सीता के नेपाल में पेट्रोल की कीमत 53 रुपए और रावण की लंका में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसे ट्वीट करते रहते हैं। जी हां, पिछले साल दिसंबर में भी स्वामी ने पेट्रोल के रेट पर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि इस समय पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 30 रुपए प्रति लीटर है। इसके बाद तेल पर 60 रुपए का टैक्स जोड़ दिया जाता है, जबकि पेट्रोल की अधिकतम कीमत 40 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। जी हां, यह सच है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते बुधवार को फ्यूल रेट में 20 से 25 पैसे का इजाफा हुआ था, लेकिन इस हफ्ते मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मुख्य विपक्षी दल राजद के 3 विधायकों के मिलने के बाद राज्य का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। जी हां, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मंगलवार को जनता के दरबार में लोगों से मिल रहे थे। जी हां, तभी राजद के 3 विधायक उनसे मिलने पहुंच गए। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चा के बीच विपक्षी दलों के विधायकों के मिलने के बाद तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजद के विधायक इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं निकालने की बात कह रहे हैं। राजद के विधायक विभा देवी, चंद्रशेखर और राम विनुस सिंह मंगलवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। जी हां, राजद के विधायकों की मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री ने तीनों विधायक से मुलाकात पर किसी भी राजनीति को खारिज कर दिया। उन्होंने हालांकि यह भी कहा है कि जो भी भाजपा की नीति से प्रभावित होकर आना चाहेगा उसका स्वागत है। जी हां, उन्होंने कहा कि राजद नेता किसी राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि निजी कारणों से मिलने आए थे। इसमें राजनीतिक खिचड़ी नहीं पकाई जानी चाहिए। सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता है।
बिहार में लागू स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अब पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में पेश आम बजट में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय बजट को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बिहार की योजना अब पूरे देश में लागू होगी। इस काम को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जी बिहार में 2018 में नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से करार किया है। जी इसके बाद 2019 में मंत्रिमंडल की बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया। प्रारंभ यानी कि शुरू में कुछ जिलों तक सीमित रखा गया था। जी हां, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। जी इस बीच सरकार ने इस काम को और तेज करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं के मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में तब्दील कर दिए जाएंगे। जहां कनेक्शन प्रीपेड होने से उपभोक्ता बिना पेमेंट के बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि पहले आपको पैसा लगेगा, उसके बाद ही आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस के विधायक कांति लाला भूरिया ने राम मंदिर पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगती है और शाम को शराब पी लेती है। कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज ने कहा है कि यह कांतिलाल भूरिया की दुर्भावना है, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, संतों ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कांग्रेस राम को काल्पनिक बताती थी, भगवा पर उंगली उठाती है। यह कांग्रेस के जमाने में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। संतों ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है। पत्थरबाज हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने का मामला हो, हमेशा कांग्रेस देश को तोड़ने की राजनीति करती आई है। दोस्तों, महाराष्ट्र से लापरवाही की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, मुंबई के करीब 700 किलोमीटर दूर यवतमाल जिले में एक गांव में 12 बच्चों के मुंह में पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर की बूंदें दे दी गई। जी हां, एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। जिले के एक अधिकारी ने कहा कि प्रभावित बच्चों को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालात स्थिर है। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम थी। जी हां, 3 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ इस तरह की चूक के लिए कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कापसीकोड़ी गांव में भानबोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई है, जहां 1 से 5 साल के बच्चे के लिए राष्ट्रीय प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन उसे पोलियो के बदले सैनिटाइजर की बूंदें दे दी गई, जिससे बच्चे बीमार हो गए। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब संयम के बादल छटने के आसार हैं। जी हां, बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दिल्ली दरबार में बुलाए जाने और फिर उसके बाद चली चर्चा के बाद अब तस्वीर साफ के संकेत मिलने लगे हैं। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी थी। जी इस बीच जेडीयू मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर ठिकरा बीजेपी पर फोड़ रही। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति नहीं बनने से परेशान बीजेपी आला कमान ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया। जी इसके बाद सूत्र बताते हैं कि 1-2 दिनों में बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगी। जी पार्टी नेताओं के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ लंबी बैठक की। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी सहित कई नेता शामिल हुए। दोस्तों, किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उससे उद्योगियों की हालात खराब होती जा रही है। किसान आंदोलन के कारण रास्ते बंद होने से जहां अधिकतर फैक्ट्री में पूरा उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो काफी फैक्ट्रियां बंद भी पड़ी हुई है और उससे अभी तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उद्यमी झेल चुके हैं। जी हां, जहां ट्रांसपोर्ट की समस्या होने से कच्चे माल का फैक्ट्री में नहीं पहुंच रहा है, तो फैक्ट्री से सामान की सप्लाई भी ठीक ढंग से नहीं हो रही है। जी हां, इसका अब सबसे बड़ा असर मजदूरों पर दिखाई दिया है और यहां से करीब 5,000 मजदूरों ने पलायन कर लिया है। यहां से बिहार और यूपी के लिए पलायन अभी लगातार जारी है, क्योंकि उनको काम नहीं मिल पा रहा है। उनको खाना जरूर लंगर में मिल जाता है, लेकिन परिवार की अन्य जरूरत के लिए रुपये नहीं है, तो फिर घर भेजने के लिए भी रुपये नहीं होने से वे पलायन करने लगे हैं। जिससे फैक्ट्री मालिकों को सबसे बड़ा डर है कि अगर मजदूर पलायन कर गए तो फिर उनका दोबारा लौटना मुश्किल हो जाता है। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने 67 दिनों से नेशनल हाईवे 44 से कुंडली बॉर्डर पर
डेरा डाला हुआ है, जिससे कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के सभी रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं। तो नेशनल हाईवे बंद होने के कारण राई औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के बजट 2021 को लेकर विपक्ष काफी खफा है। जी हां, वाम दलों ने भी बजट की आलोचना की है। वहीं वाम दल के नेता कन्हैया कुमार ने भी बजट पर तंज भरी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जी हां, अपने ट्विटर पर कन्हैया कुमार लिखते हैं कि बजट ऐसा पेश किया गया है कि मानो देश में बिकवाली का बम्पर मेगा सेल ऑफर चल रहा हो। पता नहीं सरकार चला रहे हैं कि हर एक माल की दुकान। भारतीय कम्युनिस्ट भाकपा ने सोमवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि यह कॉर्पोरेट जगत और फिर बड़े उद्योगों के लिए है और इनमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से टपके आंसू अब सैलाब बन रहे हैं। जी हां, किसान आंदोलन देहात में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, गांव मोहल्ले में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर, मथुरा और बागपत के बाद कल बिजनौर में भी हजारों किसान जुटे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। किसान नेताओं ने किसानों से बड़ी तैयारी में जुटने का आह्वान किया, क्योंकि करोड़ों किसानों को दिल्ली जाना पड़ सकता है। जी हां, इस महापंचायत के बाद सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में 26 जनवरी की घटना के बाद बदले घटनाक्रम से एक बार फिर किसानों में उबाल मच गया है। जी हां, कल इसकी गवाही बिजनौर में भी दे दी गई। यहां के ITI कॉलेज मैदान में भारतीय किसान यूनियन की सम्मान बचाओ महापंचायत में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया है कि किसानों का यह गुस्सा तब तक थमने वाला नहीं है जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। किसान महापंचायत का समापन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी के संबोधन से हुआ। जी हां, जयंत चौधरी ने किसानों से एकजुट रहने और कृषि कानून के खिलाफ लामबंद रहने का आह्वान किया। जी हां, पंचायत के तुरंत बाद सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत सिंह ने अपने भाषण में मोदी और योगी सरकार पर तीखे प्रहार किए। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बहुरूपिया बनाकर ठग रही है। अब किसान जाग चुका है और अब वक्त आ गया है कि इन सरकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। उन्होंने राकेश टिकैत के आंसुओं का जिक्र करते हुए कहा कि चौधरी राकेश टिकैत के आंसू सैलाब बन गए हैं जो अब रुकने वाले नहीं हैं। या तो सरकार कृषि कानून वापस लेगी या फिर सरकार के नुमाइंदे गद्दी छोड़कर भागेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जन विरोधी बताया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वे हमेशा झूठे वादे करते हैं। भारत के पहले पेपरलेस बजट ने सब कुछ बेच दिया है। बजट में असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मां, माटी और मनुष्य की TMC सरकार सत्ता में वापस आ रही है। जी हां, बीजेपी गैस से भरे गुब्बारे की तरह है। इससे पहले आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि 70% दूरदर्शिता रहित बजट है जिसकी थीम सेल इंडिया है। लाल किले पर उत्पात मचाते हुए धार्मिक झंडा निशान साहिब फहराने के मामले में देशद्रोह का आरोपी पंजाबी फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू की तलाश तेज कर दी गई है। जी हां, दिल्ली पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन बिहार में मिली है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से भी संपर्क किया है। जी हां, पुलिस की एक टीम बिहार रवाना हो चुकी है। 26 जनवरी की घटना के मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, इस मामले में कुल 44 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी पंजाबी फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप लगाए हैं। जी हां, घटना के बाद से ही वह भूमिगत है, यानी कि जमीन छोड़ दिया है। वैसे 2 दिन पहले एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी थी। जी हां, दीप सिद्धू ने उस वीडियो में भावुक होते हुए बिहारी प्रवासियों को पंजाबियों की तुलना में बेहतर बताया था और कहा कि जब पुलिस उनके पीछे पड़ी थी और कोई जगह नहीं थी छिपने के लिए तो फिर वो एक बिहारी प्रवासी मजदूर के अस्थायी तंबू में रह रहे थे। दीप सिद्धू ने आगे कहा कि मुझको और लखा सिधाना को देखकर कोई भी भविष्य में पंजाब के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने को खड़ा नहीं होगा। उसने कहा है कि मैं जब अकेला रह गया तब भी बिहारी प्रवासियों ने भोजन और आश्रय दिया, यानी कि रहने के लिए घर दिया। नए वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि कैसे खा पी कर वे अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, अब 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को बीजेपी टिकट नहीं देगी। जी हां, बीजेपी के इस फैसले से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हां, दरअसल बीजेपी की संकलन समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। गुजरात में आयोजित इस बैठक का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष CR पटेल ने की है। जी हां, इस दौरान पार्टी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। साथ ही कई ऐसे निर्णय भी लिए गए हैं जिसे सुनते ही कार्यकर्ता हैरान रह गए। जी हां, बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया कि अब 60 साल से ज्यादा
उम्र वाले नेताओं को बीजेपी टिकट नहीं देगी। साथ ही जो कॉर्पोरेटर और पदाधिकारी 3 टर्म से पद पर आसीन है यानी कि बैठे हुए हैं, उनके सगे संबंधियों को भी टिकट से वंचित रखा जाएगा। दोस्तों, आम बजट को लेकर माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य जैसे बड़े क्षेत्र में किए गए ऐलान का लाभ बिहार को भी मिलेगा। इन्हीं घोषणाओं में मेट्रो नियो चलाने की भी घोषणा शामिल है। इनका लाभ पटना के लोगों को भी मिल सकता है। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि बिहार के लिए विशेष पैकेज जैसी पुरानी मांगों को तवज्जो मिलनी चाहिए थी। केंद्र सरकार ने अपने बजट में परंपरागत मेट्रो के अलावा मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो चलाने की घोषणा की है। ये नई तकनीक पर आधारित रेलगाड़ियां हैं। केंद्रीय बजट में 20 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में मेट्रो नियो की शुरुआत की जाएगी। जानकार बताते हैं कि पटना में मेट्रो नियो सुविधा वाले शहर में शामिल होगा। मेट्रो नियो की लागत कम आती है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम जगह की जरूरत होगी। जब बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने 2030 के लिए एक नेशनल प्लान तैयार किया है, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में पता लगाया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जोर पूरे देश में मेट्रो नेटवर्क को बढ़ावा देना होगा और मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो को स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अब आप केवल एक मिस कॉल से रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। 1 फरवरी 2021 से इंडियन गैस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा शुरू की है। इससे पहले एसएमएस या कॉल के जरिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की जाती थी। हालांकि एसएमएस और कॉल से आप अब भी एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इंडियन के ग्राहकों को गैस सिलेंडर बुक करने के लिए केवल एक मिस कॉल कर देना होगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ग्राहक अपने उसी मोबाइल नंबर से मिस कॉल दें जो इंडियन गैस एजेंसी में पहले से रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड नंबर से मिस कॉल देने पर ही रिफिल की बुकिंग हो जाएगी। इसके साथ ही आपके एक मिस कॉल पर आपको नया कनेक्शन भी मिल जाएगा। कंपनी ने इसके लिए नया नंबर 8454955555 जारी किया है। इसी नंबर पर मिस कॉल करके आप सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे। साथ ही इस नंबर पर कॉल करके नया कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का मानना है कि मिस कॉल से रिफिल बुक करने की सेवा ग्राहकों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इससे ग्राहकों को काफी आसानी होगी। दोस्तों, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू और भाजपा के संबंधों को लेकर नया दावा किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय मिश्रा ने कहा है कि बिहार में जिस दिन कैबिनेट विस्तार होगा उसी दिन एनडीए की सरकार गिर जाएगी। मृत्युंजय मिश्रा ने कहा है कि मंत्रियों के नामों को लेकर भाजपा और जदयू में सहमति नहीं बन पा रही है। भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निपटाने के प्रयास में है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जदयू और भाजपा की सरकार बने महीने हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। कैबिनेट विस्तार में देरी के कारण प्रदेश के सारे काम ठप पड़े हैं। अब देरी क्यों हो रही है, ये तो वही बताएगा जो चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। दोस्तों, बजटीय प्रावधान में एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की घोषणा के बीच पटना एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के कयास शुरू हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट के कर्मियों की ओर से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन की पटना शाखा के सचिव अखिलेश कुमार सिंह ने कहा है कि लाभ में चल रहे एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय सही नहीं है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, रायपुर, भुवनेश्वर, त्रिची और गुवाहाटी के बीच पटना एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। फिलहाल पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 1200 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। वर्ल्ड क्लास सुविधा विकसित करने के बाद एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने से यात्रियों की जेबें भी ढीली होगी। कर्मचारी यूनियन के नेता ने कहा है कि अभी पार्किंग के लिए आप 50 से 60 रुपए खर्च करते हैं। निजी हाथों में जाने के बाद पार्किंग शुल्क 250 से 300 रुपए तक हो जाएगा। 10 से 20 रुपए में मिलने वाला पानी का बोतल 200 रुपए में उपलब्ध होगा। एयरपोर्ट के निजी हाथों में जाने पर यात्रियों के साथ साथ कर्मचारियों के हितों का बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानूनों का ही नहीं है, यह किसानों को गन्ने के रेट का भी आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि यह गन्ने के रेट का भी आंदोलन है, 3 कानूनों का भी आंदोलन है। पूरे देश में किसानों की जहां जहां समस्या है, यह आंदोलन उसका है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील भी जताई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि पुलिस प्रशासन ने पहले हमारा जो सहयोग किया है, उसी सहयोग की हम उम्मीद करते हैं।
आपको बता दूं कि 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत ड्रामा हुआ था और प्रशासन पर आंदोलन खत्म करने के आरोप भी लगे थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार बातचीत से इस समस्या का हल निकाले, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। किसान मोर्चा के जो 40 संगठनों की 40 सदस्यों की कमेटी है उससे सरकार बात करें। दोस्तों, बिहार का मगध इलाका अपने आप में कई ऐतिहासिक धरोहर संजोए हुए हैं। जी हां, ऐतिहासिक घटनाओं से इतर अगर यहां की खेती की बात करें तो फिर दिमाग में सबसे पहला नाम मगई पान का आता है। मगई शब्द मगध से बना हुआ है, जो लोग स्थानीय बोली के रूप में मगध को बोलते हैं। मगध से बना मगध और इसी से जुड़ा हुआ मगई पान। जी हां, मगई पान पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसकी खेती बिहार के मगध इलाके में ही होती है। मगध के 4 जिले औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा में मगई पान की बड़ी स्तर पर खेती होती है। मगध के इन 4 जिलों में तकरीबन 5000 किसान परिवार मगई पान की खेती करते हैं। यह खेती मुश्किल है और मेहनत की बेहद जरूरत होती है। गुटखे का बाजार लगातार बढ़ने से पान का दायरा सिमटता जा रहा है, जिसका असर किसानों पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि लोगों को पान की खेती परिवार से विरासत में मिली है, इसलिए किसान जल्दी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं और अगर लगे रहते हैं तो फिर अब जीना मुहाल है। जी हां, बची खुशी मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब ठंड में पान के पत्ते को पाला मार जाए। ऐसे में किसानों को आस होती है सरकारी सहायता की, जिसकी उम्मीद अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। जी हां, आगामी 10 और 11 फरवरी को उनका बिहार दौरा तय हुआ है। जी हां, आरएसएस के अधिकारियों के अनुसार 2 दिवसीय दौरे पर वे पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में प्रवास करेंगे। मुजफ्फरपुर में आरएसएस के कार्यालय का उद्घाटन है। जी हां, उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर ही आरएसएस की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ कार्यालय बनने से आरएसएस की गतिविधियां और बेहतर तरीके से संचालित होगी, यानी कि चलेगी। वहीं आरएसएस के नेताओं के अनुसार पटना में भी आरएसएस प्रमुख कुछ गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जब तक उनकी आधिकारिक यात्रा का कार्यक्रम नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में पुलिस चेक पोस्ट पर शराब तस्करों ने गाड़ी रोक रहे होमगार्ड के 2 जवानों को कुचल दिया। घटना में एक होमगार्ड जवान की मौके पर ही जान चली गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी हां, दूसरे जवान की स्थिति गंभीर रूप से देखते हुए बायसी पीएचसी में इलाज के बाद सदर अस्पताल पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना जिले के बायसी थाना क्षेत्र के दालकोला चेक पोस्ट पर घटी है। जानकारी के अनुसार बंगाल की ओर से एक बोलेरो में शराब लेकर तस्कर जा रहे थे। इस दौरान दलकोला चेक पोस्ट के पास मौजूद होमगार्ड जवान गणेश पासवान और विदानंद कुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर तस्करों ने उन पर गाड़ी ही चढ़ा दी। दोनों को कुचलकर भागते समय गॉर्डर से टकराकर NH 31 पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यानी कि पलट गई। हालांकि इस अफरा तफरी में शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर भाग गए। दोस्तों, औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बनने वाले बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का रास्ता साफ हो गया है। यह वही पटना से आरा होते हुए सासाराम तक बनने वाली नई सड़कों के लिए भी पैसे की कमी नहीं होगी। यह सोमवार को केंद्रीय बजट में जिस भारतमाला परियोजना का जिक्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, उसके तहत बिहार में 700 किलोमीटर से अधिक की 6 सड़कों का निर्माण होना है। जी हां, बजट में भारतमाला परियोजना के तहत चयनित सड़कों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। जी हां, भारतमाला परियोजना के तहत बिहार में 10 पैकेज में आधा दर्जन सड़कों का निर्माण होना है। इनमें कुछ का काम शुरू भी हो चुका है तो कुछ की DPR तैयार हो रही है। दोस्तों, राजद मिशन बंगाल के साथ अब मिशन आसाम पर भी काम कर रही है। जहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। आरजेडी की ओर से गए 2 वरिष्ठ नेताओं ने पिछले 2 दिनों में प्रशांत किशोर और टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है और अब यही टीम असम जाएगी और असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के मुखिया बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का कहना है कि हमारी कोशिश यही है कि हर हाल में बंगाल और असम में होने वाले चुनाव में बीजेपी को परास्ती मिले। बीजेपी को हराने के लिए जो मुमकिन होगा वह हम करेंगे। यह टीएमसी प्रमुख और ममता बनर्जी से भी हमारी बातचीत सकारात्मक रही है। अभी और बात होनी है। हम इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को कैसे परास्त करेंगे। जहां उसके लिए किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है, इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।